हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल पराशर। आज आपके लिए हम लोग लेके आए हैं एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है जब आपके नी में एक सर्जरी होती है। हमारे नी में एक लिगामेंट होता है जिसका नाम होता है एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट, यानी कि ACL लिगामेंट। ये ACL लिगामेंट अक्सर स्पोर्ट्स इंजरीज में ज़्यादातर इंजर्ड होता है और आम तौर से ये घर में भी देखा जाता है कि फीमेल पेशेंट्स को भी इंजरी इसकी हो जाती है। ये ACL लिगामेंट जो होता है, ये हमारा जो आखिरी का जो कुछ डिग्री होते हैं नी के, अगर आप इमेजिन करें ये मेरा नी है तो आखिर के जो हमारे 0 से 10 डिग्री होते हैं उसको साधने का काम करता है, उसको बांध के रखता है। और जब ये इंजरी हो जाती है तो उसके बाद में हम ये महसूस करते हैं कि जो हमारा ऊपर की जो फीमर बोन है वो नीचे की जो टिबिया बोन है उस पर ग्लाइड करनी शुरू कर जाती है। जैसे कि पेशेंट आके बोलता है कि उसको कुछ ऐसी फील हो रहा है कि उसका पैर, उसका जो फीमर है वो आगे की तरफ ग्लाइड कर जाएगी। इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं गिव अवे फीलिंग। तो इंजरी में ऐसा फील होता है और ये जो लिगामेंट होता है इसके रहते हुए ये सारी फील नहीं आती है। ये जो इंजरी होती है ये मोस्टली टॉर्जन की वजह से होती है, जब हमारा एंकल एक जगह पे फिक्स रहता है और ऊपर की बॉडी ट्विस्ट कर जाती है। जैसे कि अगर आप बास्केटबॉल में देखेंगे, जब शूट करते हैं, शूट करने के बाद जब बॉल नीचे हाथ में आती है तो उसके बाद में आपको एक पैर पे पिवटिंग करनी होती है। जब इस तरह से आप ट्विस्ट और टर्न करते हैं तो आपका एंकल फिक्स रहता है और ऊपर की जो बोन है वो ट्विस्ट कर जाती है। उस टॉर्जन को जो लिगामेंट होता है ये ACL वो नहीं झेल पाता है और वो वहाँ से टेयर कर जाता है। अब इसके ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3। मोस्टली ये देखा जाता है कि ग्रेड 3 में सर्जरीज होती हैं और उसके बाद जो फिजियोथेरेपी होती है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ACL की सर्जरी के बाद में आप किस तरह से अपनी एक्सरसाइज करें। तो इसका जो प्रोटोकॉल है वो अलग अलग वीक के हिसाब से बांटा गया है। पहला जो है वो 0 to 2 वीक्स का है, जिसमें कि हम बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करते हैं, उसका नी फ्लेक्शन भी कम रहता है, एक्सटेंशन पे ज़्यादा ध्यान रहता है उसका, और कोशिश ये होती है कि जो उसका ग्राफ्ट लगा है वो ग्राफ्ट उसको कोई इंजरी ना हो कोई एक्सरसाइज कराने से और वो ग्राफ्ट ठीक रहे। तो यहाँ पे जो ग्राफ्ट लगता है वो 2 तरह का ग्राफ्ट होता है। एक तो जो पेशेंट की हैमस्ट्रिंग यानी कि थाई के पीछे वाली मसल्स होती हैं वहां से लिया जाता है, और दूसरा एक एलोग्राफ्ट होता है यानी कि किसी कैडेवर से लिया जाता है। तो ये जो हैमस्ट्रिंग होती है इसमें 2 मसल्स हैं, एक हैमस्ट्रिंग की मीडियल पार्ट, एक लेटरल पार्ट। हम लोग हैमस्ट्रिंग का जो पार्ट है सेमी टेंडनोसस ग्राफ्ट उसको लिया जाता है। ये ग्राफ्ट काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसका चॉइस होता है सर्जन का वहाँ से पिक करने का। तो जो पहला हफ्ता है 0 to 2 वीक्स का जो पहला फेज है उसमें कुछ गोल्स हैं हमारे पास में, और कुछ रहते हैं कि हम पेशेंट को किस तरह से वजन डालने के लिए अलाउ करेंगे वहाँ पे, जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं कि वेट बेयरिंग पेशेंट की कैसे रहेगी। और उसके बाद में फिजियोथेरेपी में करने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं। तो पहले मैं बताऊं आपको कि जो गोल है वो क्या होता है। ये गोल हमारा है, एज ए थेरेपिस्ट हम ये गोल लेके चलेंगे और यही इंस्ट्रक्शन सर्जन के भी होते हैं, और वो भी यही चाहता है कि इसी गोल के अंतर्गत उसका रिहैब प्रोटोकॉल चले, ताकि सर्जरी का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी मिले और पेशेंट अपने आप वॉक, रन और अपने स्पोर्ट्स में वापस जा पाए। तो पहला गोल है कि उसकी जो स्वेलिंग है वो कम से कम रहे, उसका पेन कम से कम रहे। अब ये स्वेलिंग और पेन को फिजियोथेरेपी के माध्यम से कम करने के लिए ये आइसिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये आइसिंग जो है पेशेंट हर फिजियोथेरेपी की जब एक्सरसाइज करता है, लेट्स से कि अगर उसका 1-2 दिन का टाइम है वो 15 से 20 मिनट का है और अपनी एक्सरसाइज वो दिन में 3 बार करता है, तो हर बार वो एक्सरसाइज करने के बाद में आइसिंग करे। और ये आइसिंग का टाइम 10 मिनट का होता है। आइस पैक बाजार में बने बनाए मिलते हैं, वो आइस पैक को नी के ऊपर रखे, वहां पे उसको सिकाई करे आइस की। सेकंड, पेन को कम करने के लिए डॉक्टर की तरफ से उसको दवाइयां दी जाती हैं जिससे कि उसका पेन कम हो। साथ ही साथ आइसिंग करने से भी पेशेंट का काफ़ी हद तक पेन कम होता है।
सेकंड टारगेट है कि उसकी जो पटेला मोबिलिटी, यानी कि जो हमारा नी जॉइंट होता है उसके ऊपर की जो कटोरी होती है जिसको पटेला बोलते हैं, उसकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, नीचे ऊपर दाएं बाएं, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल और इंफीरियर, ये सारे डायरेक्शंस में वो पटेला जितना अच्छे से मूव करेगा उसका नी उतना ही अच्छे से एक्सटेंशन यानी कि सीधा जाएगा और उतना ही बेहतर तरीके से नी फ्लेक्शन आएगा यानी कि वो मुड़ेगा। उसके बाद का जो गोल आता है कि पेशेंट का जो नी को बेंड करना है वो ग्रेजुअल करना है। पहले 0 to 2 वीक्स के अंदर ही फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हमें उसका नी को पूरा बेंडिंग कर देनी है। हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पे हम उसके नी का जो फ्लेक्शन है वो 90 डिग्री रखेंगे और जो एक्सटेंशन है उसका यानी कि जो उसका नी स्ट्रेट होता है वो पूरा टारगेट होगा कि वो 0 डिग्री तक रहे, यानी कि उसका नी पूरा सीधा रहेगा। उसके केसेस में कोई भी एक्सटेंशन लैग नहीं होना चाहिए, ये हमारा गोल पहले दिन से होना चाहिए। सेकेंडली बात करते हैं वेट बेयरिंग की, कि ऑपरेशन आने के बाद में जो पहला फेज है 0 से 2 वीक्स का, उसमें पेशेंट अपने ऑपरेशन वाले पैर पे कितना वजन डाल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने बोला है कि उसको एक ब्रेस पहन के रखना है। ये एक लॉन्ग ब्रेस होता है जो मिड ऑफ थाई से लेके मिड ऑफ काफ तक का होता है और उसके साथ में पेशेंट को एक क्रच या एक वॉकर लेके चलना है। एक एल्बो क्रच भी हो सकता है और एक फोरआर्म क्रच भी हो सकता है। उसके साथ में पेशेंट को वॉक करना है और वहां पे रहेगी उसकी पार्शियल वेट बेयरिंग। ये पार्शियल वेट बेयरिंग होती है पहले 6 हफ्ते तक, यानी कि ये वाला जो फेज है 0 to 2 वीक्स का, और इसके आने वाले 4 हफ्ते तक भी पेशेंट की पार्शियल वेट बेयरिंग रहेगी। पार्शियल वेट बेयरिंग का मतलब ये होता है कि पेशेंट अपने टो पे स्टैंड करके उसी पे वॉक करेगा और इसको आप ये इमेजिन कर सकते हो कि वो कम से कम 20 to 40 डिग्री तक का 20 to 40% का ही वजन उस पर डाल सकता है। अब ये देखने के लिए कि पेशेंट का 20 to 40% वेट कितना है, इसके लिए वो खड़ा होकर एक बार वेइंग स्केल पे अपना पैर वहां रखे और उसको दबा के देखे। उसको दबाने से जितना वजन पड़ता है और उसी वजन को उसको फिर आगे जब वो क्रच लेके चलेगा ब्रेस लगा के, वही उसको वेट आगे कैरी करना है अपने पैर पे वजन डालने के लिए। स्टेयर क्लाइंबिंग मतलब कि जब वो चलने के अलावा जब सीढ़ियों पे जा रहा है तो ऑपरेशन वाले पैर के लिए एक रूल होता है, गुड गोज अप और बैड कम्स डाउन, यानी कि जो उसका राइट वाला अगर इमेजिन करते हैं नी में अगर इंजरी हुई है तो जब वो सीढ़ियां चढ़ेगा तो क्योंकि राइट में इंजरी हुई है, लेफ्ट उसका नॉर्मल है, तो लेफ्ट पैर को वो ऊपर रखेगा और राइट बेबी स्टेप की तरह उसी स्टेयर पे आएगा। जब नीचे उतरने का नंबर आएगा तो ऑपरेशन वाला पैर पहले आएगा और अनऑपरेटेड पैर बाद में आएगा। ऐसा करने से जो ऑपरेशन वाला पैर है उस पर वजन कम पड़ता है और वो भी इस वाली कैटेगरी में आता है पार्शियल वेट बेयरिंग की। अब बात करते हैं कि पहले फेज में जो कि 0 से लेके 2 वीक्स तक का फेज है उसमें पेशेंट किस किस तरह की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कर सकता है। यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है पेशेंट की क्वाड्रिसेप्स यानी कि थाई मसल्स के ऊपर, क्योंकि उसी की स्ट्रेंथ बनानी है। इंसिजन जो हुआ है सर्जरी का वो उसी के ही आसपास हुआ है जिसकी वजह से क्वाड्रिसेप्स मसल्स वीक हो जाती हैं। और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट ये जो सर्जरी ऑप्ट करते हैं वो तुरंत नहीं करते इंजरी के बाद में, कोई 2 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद या फिर कोई 2 साल बाद भी सर्जरी के लिए आता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि पेशेंट की जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो काफ़ी थिन पतली हो जाती है और वो एट्रोफी में चला जाता है। तो सर्जरी के बाद में बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि उसकी क्वाड्रिसेप्स मसल को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट किया जाए और उसकी स्ट्रेंथ वापस आए, उसका जो गर्थ और डायमीटर है वो जो दूसरा वाला पैर है उसके जैसा दिखना शुरू हो जाए बहुत जल्दी। इसके लिए हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे काफ़ी काम करते हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स, जिसमें कि पेशेंट को अपने नी के नीचे एक टॉवल लगा के उसको प्रेस करना पड़ता है। 5 to 10 काउंट्स तक के लिए वो उसको होल्ड करे और उसको 10 बार करे। इसके वो इनिशियली पहले वाले फेज में एक ही सेट करेगा और ग्रेजुअली उसको सेकंड फेज में बढ़ाएगा, यानी कि पहले 2 हफ्तों में हम उसका एक ही सेट करते हैं और सेकंड फेज में हम उसके 2 सेट कर देंगे। सेकंड एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक, यानी कि आप 90 डिग्री और 60 डिग्री के नी फ्लेक्शन पे पेशेंट से बोलेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के लिए। ये एक्सरसाइज जो अगर आपको एज ए पेशेंट समझ में नहीं आए तो इसी वीडियो के बीच में हमारा मोबाइल नंबर और हमसे कांटेक्ट करने के काफ़ी सारे माध्यम लिखे होंगे। आप हमसे
फ़ोन पे और हमारे ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट करके जान सकते हैं कि ये एक्सरसाइज किस तरह की होती हैं। हम ये एक्सरसाइज का वीडियो भी आपको बता देंगे। उसके बाद में फोकस करना है एंकल पंप्स के ऊपर, यानी कि आपके अपने पैर के पंजे को आगे पीछे चलाना है। ये आगे पीछे चलाने से आपके पैर के पंजे से आपके पैर में स्वेलिंग कम आती है और आपका पैर ठीक रहता है। उसके बाद में पटेला मोबिलिटी, यानी कि नी के ऊपर जो कटोरी होती है उसको पटेला बोलते हैं, उसको मीडियल लेटरल और सुपीरियर इंफीरियर चारों डायरेक्शन में घुमाना है, जिससे कि पेशेंट का नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जल्दी आए। उसके बाद में उसकी असिस्टेड उसको नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराना है सिटिंग पोजीशन में, मतलब पेशेंट बैठा हुआ है और आप उसको बेड साइड पे बिठाएंगे और आप ही उसके पैर को पकड़ के ऊपर ले जाएंगे और आप ही उसके पैर को पकड़ के नीचे लेके जाएंगे। पेशेंट एक्टिवली ये काम नहीं करता है, ये काम थेरेपिस्ट या पेशेंट के जो गार्जियन हैं वो करेंगे और ये एक पैसिव प्रोसीजर होता है। उसके बाद में हील स्लाइड्स, मतलब पेशेंट लेटा हुआ है बेड पे, खुद ही अपने आप अपनी हील को अपने पास में लेके आ रहा है और दूर लेके जा रहा है। इसको नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन इन सुपाइन लाइन भी बोलते हैं और ये आपको इनिशियल 0 to 2 वीक्स में 90 डिग्री ही रखना है, उससे ज़्यादा आप नी बेंडिंग पहले फेज में नहीं करेंगे। प्रोन हैंग्स का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि पेशेंट का पैर पूरा सीधा नहीं हो पा रहा है और उसका रीज़न है कि कुछ उसमें स्टिफनेस है, तो उसके लिए पेशेंट को क्या करना है कि उसको उल्टा लेट जाना है। उसका जो नी जॉइंट है पूरे पैर के साथ में नी एंकल बेड से बाहर रहेगा, जिससे कि ग्रेविटी जो है उसके लेग को फुट को नीचे पुल करेगी और पेशेंट का नी सीधा हो जाता है, इससे कि उसके एफएफडी ठीक होती है। उसके बाद में काफ स्ट्रेच करने से उसके एंकल में स्वेलिंग कम आती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है उसकी 2 मसल्स में, जिनका नाम है गैस्ट्रो और सोलियस। पेशेंट को बेटर फील होता है। उसके बाद में काफ रेजर्स, यानी कि पार्शियल वेट बेरिंग में ही क्रच या वॉकर पकड़ के पेशेंट अपनी हील को रेज कर सकता है, जिससे कि उसकी काफ मसल स्ट्रांग होती हैं और इन फ्यूचर जाके भी वो काफ़ी अच्छा रहता है उसको अर्ली एम्बुलेशन यानी वॉक करने के लिए विदाउट क्रचेस। हिप अबडक्शन पेशेंट सुपाइन लाइन या फिर खड़े होके भी कर सकता है। यहाँ पे इस तरह से खड़े होके उसको पैर को बाहर लेके जाना है, जिससे कि उसकी हिप अबडक्टर्स मसल्स स्ट्रांग रहती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न होता है सर्जरी के बाद में गलत तरीके से चलने का। तो शुरुआत में अगर हम इस मसल के ऊपर फोकस करेंगे तो पेशेंट का लिम्प कम आएगा सर्जरी के बाद। अगर पेशेंट को लैग यानी कि उसका पैर सीधा नहीं हो पाता है तो ये वाली एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज के ऊपर, ताकि उसका लैग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और अगर उसमें लैग नहीं है तो हम पेशेंट को स्ट्रेट लेग रेज विद ब्रेस करा सकते हैं, ताकि उसकी जो वीएमओ मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाएं और पेशेंट का नी स्ट्रेट रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग यूज़ करते हैं न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ये एक ऐसे तरह की मशीन होती है जो कि हम शुरुआत के 0 to 2 वीक्स में ही यूज़ करते हैं और ये तब बहुत ज़्यादा कारगर होता है जब पेशेंट को एक्सटेंशन लैग होता है, यानी कि उसकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो बहुत ज़्यादा फायर नहीं कर रही है, तो हमें एक्सटर्नली बाहर से कोई एजेंट के द्वारा उसकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये जो स्टिमुलेशन होता है ये तकरीबन 10 मिनट का रहता है। ये थोड़े मेडिकेटेड करंट्स हैं जिससे कि क्वाड्रिसेप्स फायर करना जल्दी स्टार्ट करती है। पेशेंट को इनिशियल फेज में लैग से छुट्टी मिलती है और वो अच्छे से काम कर पाता है। इन सब के अलावा भी मैं आपको कुछ प्रिकॉशन स्पेशली जो पहले फेज में है वो बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट को अच्छा लगता है कि वो नी के नीचे एक टॉवल या पिलो लगा के रखें, जिससे उनको अच्छा लगता है, लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसको करने से पेशेंट को फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, जिससे कि उसका पैर बाद में सीधा होने में बहुत प्रॉब्लम करता है और उसको पेन भी हो सकता है। तो टॉवल पिलोज नी के नीचे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के अलावा कभी नहीं लगाना है। आपको कोशिश ये करनी है कि पहले जो पहला फेज और सेकंड फेज है जिसमें कि पेशेंट की ब्रेसिंग, नी ब्रेस लगाना, लॉन्ग ब्रेस पहन के रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो लॉन्ग ब्रेस आप ज़्यादा से ज़्यादा पहन के रखेंगे। तीसरा जो प्रिकॉशन है वो ये है कि आपको सर्जिकल वाले पैर के ऊपर पिवटिंग नहीं करनी है। अगर आप बेड से उठ रहे हैं, बेड पे वापस जा रहे हैं, तो कोशिश करनी है कि आप सर्जिकल साइड को होल्ड करके रखें लेग को, और जो आपका नॉन अफेक्टेड लेग है उसके ऊपर आप पिवटिंग करें, ना कि आपके सर्जिकल लेग के ऊपर। और शुरुआत वाले फेज में 0 to 2 वीक्स वाले फेज में ही पेशेंट को जो सर्जिकल लेग है उससे किकिंग एक्टिविटीज नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ग्राफ्ट है वो ग्राफ्ट कमजोर है। आपको
पूरी कोशिश करनी है कि आपकी जो गोल के अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ को बचा के रखना है। तो आप उस पैर से किकिंग नहीं करेंगे और ट्रांसफ़र करते वक्त भी उस पर वज़न कम से कम डालना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फेज़ आपको अच्छा लगा होगा, एक्सरसाइज आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी। और अगर आपको इन एक्सरसाइज के बारे में वीडियो या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेशन चाहिए, आपको चाहिए कि ये एक्सरसाइज आपको सीखनी है हमसे, तो इसी वीडियो के नीचे हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको 1-to-1 सेशन के द्वारा ये एक्सरसाइज बताएंगे। अगर आप किसी अर्बन एरिया या रूरल एरिया कहीं भी रहते हैं, ये प्रोटोकॉल आपको बहुत फ़ायदा देगा और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।